ठीक है। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस जो होते हैं उसमें डेटा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप स्टोर करते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है, सारे क्रेडेंशियल्स उसी तरीके से लिखे जाते हैं, बट उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है। ठीक है। अब इस फॉर्मेट को ऐसा क्यों बनाया गया, रीजन क्या है? चलिए, तो इसका रीजन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज क्या होता है कि जब आप एसक्यूएल पढ़ते हैं या जब भी किसी टेबल में डेटा स्टोर करते हैं, तो लेट्स से मुझे किसी स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करना है, तो उसके लिए आप कॉलम्स बनाएंगे, नेम, एज, क्लास। ठीक है, बना दिया आपने। जितने स्टूडेंट के नाम आप रखोगे, नेम के नीचे, एज के नीचे और क्लास के नीचे क्लास की डिटेल, ऐसी होती है। ऐसा ही सेम टेबल होता है, हर जगह यूज होता है, चाहे आप एसक्यूएल में रखो, एक्सेल में रखो या जैसे भी रखो, टेबल इसी फॉर्मेट में यूज होता है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है कि मान लो मुझे किसी स्टूडेंट के चौथी डिटेल भी स्टोर करानी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट की नहीं। मुझे सिर्फ रोहित की ये फोर्थ इंफॉर्मेशन देनी है, ग्रेड। बाकी सबके लिए तीन ही इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ रोहित का ग्रेड भी स्टोर करना। अब दिक्कत ये है कि सिर्फ रोहित की वजह से एक नया कॉलम बनाना पड़ जाएगा, एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए सिर्फ रोहित की, लेकिन पूरा कॉलम सबके लिए बनेगा, चाहे आप उसमें डेटा डालो या ना डालो, लेकिन कॉलम एक क्रिएट करनी पड़ेगी सबके लिए, क्योंकि कॉलम तो कॉमन होता है, कॉलम तो सबके लिए काम करेगा, लेकिन डिटेल तो मुझे एक ही स्टूडेंट की चाहिए थी, मुझे तो इतने लोग की तो डिटेल भी नहीं रखनी थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, वो इसीलिए है ये प्रॉब्लम, बिकॉज आपका जो एसक्यूएल होता है या रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करते हैं। डेटा का फॉर्मेट कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट में आप हमेशा एक कॉमन फॉर्मेट यूज करते हैं, है ना, मतलब एक कॉलम यूज करेंगे जो कॉलम सबके लिए होगा, जो फील्ड सबके लिए होगा। ठीक है। अब उस फील्ड में डेटा रखना या ना रखना वो आपका काम है, उसको खाली रखना है या डेटा फिल करना ये आपका काम है, लेकिन कॉलम तो सबके लिए बनेगा। स्पेसिफिक किसी रिकॉर्ड के लिए अलग से आप कॉलम नहीं बना सकते। ठीक है। तो यहां पे आपकी ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर हमें सबको इंडिविजुअल डेटा, सबका अलग अलग इंफॉर्मेशन रखना हो तो क्या करें? तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस का यूज करना स्टार्ट करते हैं, और ये डेटाबेस बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से काम करता है। ठीक है, कैसे? तो आप अपने डेटा को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रख रहे हैं, राइट। अगर मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट का भी डेटा रखना होगा तो उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा, मैंने ये डॉक्यूमेंट बना दिया। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन रखी, लेट्स से वही इंफॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट के लिए भी रखना है। लेट्स से नाम है सौरभ, एज है 17, क्लास है 9। ठीक है। अब लेट्स से मुझे रोहित के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखनी है, तो मैं यहां पे एक अलग से इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता हूं। मुझे इसके लिए नहीं करना था, मैंने नहीं किया। अब डॉक्यूमेंट बनाने का फायदा यह हुआ कि डॉक्यूमेंट फ्लेक्सिबल तरीके से काम करता है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर्ड होना जरूरी नहीं है, आप अलग अलग डॉक्यूमेंट को अलग अलग स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। बात समझे? तो जो इंफॉर्मेशन मैंने यहां रखी थी, अगर मैं इसके तरीके से चलता तो मुझे अलग से ग्रेड बनाना पड़ता, कॉलम, और उस कॉलम के नीचे इंफॉर्मेशन रखनी होती, चाहे किसी की हो या ना हो। एक सिंगल यूजर का या एक सिंगल स्टूडेंट का भी ग्रेड अगर लिखना होता तो उसके लिए पहले कॉलम बनाना पड़ता, और वो कॉलम सबके लिए कॉमन होता, लेकिन डेटा किसकी रखनी थी? एक स्टूडेंट की। दिक्कत क्या होगी? तो इससे दिक्कत ये होगी कि आपका जो मेमोरी साइज है आपके डेटाबेस का, वो बढ़ेगा बिना मतलब का। आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेमोरी साइज आपको दिया जाए।
इस केस में जितनी जरूरत है उतने हिसाब से आपको मेमोरी मिलती है। आप अपनी मेमोरी को अपने जरूरत के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जिसको जितनी इंफॉर्मेशन जिसकी रखनी है उतनी इंफॉर्मेशन आप डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। ऐसे डेटा को बोला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट। अब ये जो फॉर्मेट है ये कैसा है? ये अनस्ट्रक्चर्ड है ना। और इसीलिए अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ये जो आपका नॉन रिलेशनल है ये नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को यूज करता है, और जो रिलेशनल होते हैं वो स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस को यूज करते हैं, मतलब एसक्यूएल डेटाबेसेस। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, और ये नो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, मतलब इसमें स्ट्रक्चर नहीं होता, या होता भी है तो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि सबके लिए कॉमन फील्ड नहीं होती। सबकी फील्ड, जितने भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे हर डॉक्यूमेंट का अपना फील्ड होता है। हर डॉक्यूमेंट में आप अपना फील्ड बना सकते हैं, इसमें हर डॉक्यूमेंट का फील्ड नहीं बना सकते, आपको एक कॉमन फील्ड बनानी पड़ती है। उस कॉमन फील्ड के हिसाब से आपको डेटा रखना होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है ना। और यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, तो आप फील्ड चेंज कर सकते हैं, फील्ड का डेटा चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग फील्ड हो सकते हैं, अलग अलग डेटा हो सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी ने एज की वैल्यू 18 रख दी, किसी ने एज की वैल्यू 17 रखी, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई पहले से कोई भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पे तो आप डेटा टाइप रखते हो, यहाँ पे हर एक फील्ड का एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, है ना। आप डेटा टाइप के हिसाब से ही अपना डेटा स्टोर करते हैं, राइट। मतलब अगर आपने एज को इंटीजर बनाया है तो एज में इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते या डेट स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी डेटा टाइप रखना चाहें आप रख सकते हैं। आपने 18 रखा इंटीजर में और 17 रखा स्ट्रिंग में, दिस इज क्वाइट पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काम करता है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी आजकल के डेटाबेस में रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जांपल समझते हैं हम कहाँ यूज करते हैं इसको। देखो क्या होता है कि जब आप स्ट्रक्चर डेटाबेसेस यूज करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर पहले आपको डिफाइन करना होता है टेबल का, है ना। आप फील्ड डिफाइन करते हो और हर फील्ड के लिए एक डेटा टाइप डिफाइन कर देते हो कि मेरे को इस फील्ड में इस तरह का डेटा चाहिए, राइट। और उसके अलावा और कोई दूसरे टाइप का डेटा आप उसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे, हर फील्ड का अपना एक स्पेसिफिक टाइप होता है, राइट। मान लो कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन में आपने बनाया साइन अप फॉर्म, आपने बनाया साइन अप फॉर्म, ठीक है। साइन अप फॉर्म क्या होता है? जिसमें आप यूजर की डिटेल फिल कराते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं जिसको, है ना। तो आपने ऐप में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म या साइन अप फॉर्म बना दिया। अब उस फॉर्म के थ्रू यूजर अपना डेटा इनपुट कराएगा और अपनी डिटेल स्टोर कराएगा, ठीक है। तो आपने इसमें साइन अप फॉर्म में 3-4 डिटेल उसको बोली देने के लिए, एक तो नेम बोला, दूसरा कॉन्टैक्ट बोल दिया देने के लिए, ईमेल आईडी बोल दिया देने के लिए, और सिटी का नाम बोल दिया देने के लिए। मान लो ये 4 इंफॉर्मेशन है जो यूजर से हमें फिक्स है। साइन अप तो हमेशा फिक्स होता है, मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा मुझे भी वही 4 इंफॉर्मेशन देने होंगे, आप भी ओपन करोगे तो आपको भी वही 4 इंफॉर्मेशन देने होंगे। मेरे लिए और आपके लिए अलग अलग साइन अप फॉर्म थोड़ी बनाएगा वो, तो कॉमन होता है, कॉमन इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होती है,
तो यहाँ पे आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे डेटा टाइप तो फिक्स है। नेम के लिए टेक्स्ट लगेगा, कॉन्टैक्ट के लिए नंबर लगेगा, ईमेल के लिए नंबर लगे टेक्स्ट लगेगा, और सिटी के लिए भी टेक्स्ट लगेगा। आपको सबके डेटा टाइप पहले से पता है, तो सब कुछ फिक्स है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, तो आप इसको टेबल में स्टोर कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप एसक्यूएल का यूज करेंगे। आप यहाँ पे इस साइन अप फॉर्म का डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, कर सकते हैं, और इसको ही किया जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? अब एप्लीकेशन का ही एक दूसरा पार्ट, जहां पे आपको ब्लॉग पोस्ट करना है, या आप कह सकते हो स्टोरी लिखनी है। जैसे इंस्टाग्राम में स्टोरी होती है, व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है, फेसबुक पे पोस्ट होता है। कौन देता है? स्टोरी कौन लगाता है? यूजर। स्टेटस कौन लगाता है? पोस्ट कौन लिखता है? यूजर। तो सब तो यूजर के एंड से है। मतलब यूजर इनपुट करेगा। क्या क्या इनपुट हो सकता है? कोई टाइप फिक्स है उसका? आप टेक्स्ट भी इनपुट कर सकते हैं, आप इमेजेस फाइल भी डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, आप वीडियोस डाल सकते हैं, आप ऑडियो डाल सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है। पोस्ट जब बन के आता है, या जो स्टोरी बन के आती है, उसमें आप कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। फील्ड एक ही है, फील्ड का नाम स्टोरी या पोस्ट या स्टेटस, लेकिन उसमें डेटा कुछ भी जा सकता है। एक ही फील्ड के अंदर अलग अलग टाइप के डेटा की फ्लेक्सिबिलिटी एसक्यूएल नहीं दे सकता। एसक्यूएल एक फील्ड के अंदर एक ही टाइप का डेटा स्टोर करा सकता है, समझे? एक फील्ड के अंदर एक ही टाइप का डेटा स्टोर करा सकता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए कि एक ही फील्ड के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कराना है, जो आपको एसक्यूएल में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नो एसक्यूएल। तो कहाँ मिलेगा? नो एसक्यूएल के साथ। तो इसीलिए जहां पे इस तरह की चीजें आपको स्टोर करनी होती है, जहां पे आपको डेटा टाइप फ्लेक्सिबल चाहिए, वहां पे आपको नो एसक्यूएल का यूज करना होता है। तो ये जितने भी आपके पोस्ट और स्टोरीज वगैरह बनते हैं, और ये जहां स्टोर होते हैं, वो सब नो एसक्यूएल डेटाबेसेस बने हुए हैं। ठीक है। मतलब वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड है। राइट। कोई क्लाउड सिस्टम है आपके पास, जैसे गूगल ड्राइव। ठीक है। गूगल ड्राइव में जब भी आप डेटा स्टोर करते हैं, गूगल ड्राइव बेसिकली आपके स्टोरेज के लिए, आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। किस टाइप का फाइल अपलोड कर सकते हैं? किसी भी टाइप। आप किसी भी टाइप का फाइल अपलोड करके रख सकते हो। राइट। मतलब ये हुआ कि क्लाउड सिस्टम जो होता है, उसमें भी आपका जो डेटा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वो उसमें भी होता है। तो जितने भी क्लाउड सिस्टम है, वो सब नो एसक्यूएल के डेटाबेस को यूज करते हैं। ठीक है। बात समझ आई? कहाँ यूज करना है इसको? तो ऐसी जगह पे आपको एसक्यूएल यूज करना है, और ऐसी जगह पे आपको नो एसक्यूएल यूज करना है। राइट। ठीक है। अब नो एसक्यूएल के लिए आपको दिए गए हैं नो एसक्यूएल के इंजन्स। इंजन क्या होता है? इंजन का मतलब जो क्वेरी एग्जीक्यूट कराता है, एक ऐसा टूल जो क्वेरी एग्जीक्यूट कराता है, उसको हम बोलते हैं इंजन। जैसे माई एसक्यूएल, ये इंजन है किसका? एसक्यूएल। ये एसक्यूएल का इंजन है। एसक्यूएल सर्वर किसका इंजन है? एसक्यूएल का। ये सभी एसक्यूएल के इंजन है ना? वैसे ही नो एसक्यूएल के इंजन, ये नो एसक्यूएल का इंजन है। मतलब ये नो एसक्यूएल की क्वेरी को रन करा सकता है। एसक्यूएल की क्वेरी को रन कराने के लिए ये सारे इंजन दिए गए हैं आपको, और नो एसक्यूएल की क्वेरी को रन कराने के लिए ये इंजन दिया गया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। और भी आपके पास नो एसक्यूएल के कई सारे इंजन मिल जाएंगे आप।
यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख रही होगी MongoDB, ठीक है। कैसेंड्रा ये अपाचे का है, अपाचे का एक और है HBase, जिसको हम लोग हडूप भी बोलते हैं। हडूप नाम सुना है? तो हडूप के डेटाबेस का नाम है HBase, राइट। अमेजन का डायनामो डीबी, नियो, ये सभी आपके नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, जिसमें नो एसक्यूएल की क्वेरी रन की जा सकती है, राइट। तो अभी हमारे पास MongoDB है और MongoDB को हमें यूज करना है नो एसक्यूएल की क्वेरी को रन करने के लिए, डेटा स्टोर कराने के लिए, डेटा फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एंड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें MongoDB को यूज करना है। MongoDB का इंजन पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां से? MongoDB की ऑफिशियल वेबसाइट से, mongodb.com। दिस द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MongoDB, ठीक है। इस वेबसाइट को हिट करो, प्रोडक्ट्स पे जाओ, कम्युनिटी एडिशन पे जाओ, प्रोडक्ट्स पे कम्युनिटी एडिशन। इंटरनेट नहीं है? कौन सा है देखना जरा, कनेक्शन किसका है? फोर्थ फ्लोर 2? नहीं नहीं, ये नहीं है, ड्यूकैट फोर्थ फ्लोर के नाम से आ रहा होगा ये, ड्यूकैट फोर्थ फ्लोर 2, टेक जोन स्मॉल में, प्रोडक्ट्स में कम्युनिटी एडिशन। इस पे क्लिक करो, आ गया। डाउनलोड फ्री पे जाओ, डाउनलोड फ्री पे जाओ, आ गए यहाँ पे। स्क्रॉल डाउन करो, नीचे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। तो डेटाबेस के लिए पहली मैंडेटरी चीज सर्वर। तो अभी आप जो डाउनलोड कर रहे हैं ये सर्वर है, ठीक है। तो mongodb.com, प्रोडक्ट्स, ऊपर में प्रोडक्ट का टैब है, उसमें कम्युनिटी एडिशन है, क्लिक करो। ऊपर ही है, ऊपर ही डाउनलोड फ्री बटन दिखा था ना, डाउनलोड फ्री। डाउनलोड फ्री पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे लगा दो, ठीक है। चलिए, सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा इससे आपका, ठीक है। सेकेंड, आपको कुछ टूल भी इंस्टॉल करने हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे आपको टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, टूल्स पे क्लिक करेंगे तो टूल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे MongoDB कंपास, ये जो टूल है MongoDB कंपास, इस पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। MongoDB कंपास, जैसे आप MySQL में वर्कबेंच यूज करते थे, MySQL वर्कबेंच, वैसे ही यहाँ पे आपको MongoDB कंपास यूज करना है, ठीक है। तो कंपास एक GUI है जिसमें आप अपना कोड, जो MongoDB की क्वेरी होगी, NoSQL की क्वेरी, वो आप लिख सकते हैं। आप अपने टेबल्स या जो भी उसका स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, वो देख सकते हैं, ठीक है।
जेसन होता है एक फाइल फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एक फाइल है, जैसे टेक्स्ट फाइल होती है वैसे ही एक जेसन फाइल होती है। जेसन फाइल मोस्टली यूज किया जाता है एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट का मतलब मान लो क्या है कि मैंने कोई एक एप्लीकेशन बनाया जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए, तो मोबाइल एप्लीकेशन होगा तो उसका कोई और लैंग्वेज यूज हुआ होगा, मान लो जावा यूज हो रहा है, जावा से मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बना दी। एक और एप्लीकेशन मैंने बनाया वेबसाइट, और उसके लिए मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी पाइथन। पाइथन से मैंने एक वेबसाइट बना दिया, है ना। मुझे मोबाइल एप्लीकेशन से का जो डेटा है उसको उस एप्लीकेशन पे लेके जाना है, पाइथन के एप्लीकेशन पे। अब दोनों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग है, तो दोनों का डेटा भी अलग अलग हो। उसमें पाइथन में लिस्ट टपल सेट यूज होता है, जावा में कुछ और यूज होता है, जावा के अपने कलेक्शंस होते हैं। तो सबका तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनके डेटा स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग होते हैं। लिंक करेंगे कैसे, दिक्कत ये है, क्योंकि जब मैं कोई डेटा बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ जावा में, तो वो उसके कलेक्शन के हिसाब से चलता है। जो मैं पाइथन में यूज कर रहा हूँ अपने कलेक्शन के हिसाब से चल रहा है। इनको लिंक कैसे करें। मान लो मुझे इस जावा एप्लीकेशन का डेटा पाइथन के एप्लीकेशन पे लेके जाना है, तो कोई तो कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए जो जावा एप्लीकेशन भी रीड कर ले और पाइथन एप्लीकेशन भी रीड कर ले। उस कॉमन फॉर्मेट की फाइल को बोला जाता है जेसन। तो एपीआई की जितनी ट्रांजेक्शंस होते हैं, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन सारे डेटा जाते हैं, कैसे जाते हैं, जेसन की हेल्प से। दोनों डाउनलोड हो गया, हो रहा है। पहले सर्वर इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन में पहले आपको सर्वर इंस्टॉल करना है, फिर बाद में ये आपको कंपास इंस्टॉल करना है। और मोंगोडीबी ने आपको एक और फीचर दिया है, उस फीचर का नाम है एटलस। यहाँ पे दिख रहा होगा एटलस के नाम से। एटलस क्या है, एटलस एक क्लाउड है। मोंगोडीबी के पास अपना एक क्लाउड है जिसका नाम है एटलस, और ये आपको 500 MB तक का स्टोरेज फ्री देता है। अगर आपको डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है रियल टाइम पे, लोकल सर्वर पे नहीं, रियल टाइम पे क्लाउड पे, तो आप इसका ये एटलस फीचर यूज कर सकते। ठीक है, मान लो कोई एप्लीकेशन बनाई आपने, रियल एप्लीकेशन आपने बना दी रियल टाइम पे, और उसको आपने डिप्लॉय कर दिया, और आपको डेटाबेस चाहिए, तो आप क्लाउड डेटाबेस मोंगोडीबी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आप अपना डेटा क्लाउड पे रख पाएंगे। ये 500 MB तक का ये आपको क्लाउड स्टोरेज फ्री देता है डेटा स्टोर करने के लिए। हो गया, इंस्टॉल करो। पहले सर्वर इंस्टॉल करना, पहले सर्वर इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद कंपास इंस्टॉल करना। कंप्लीट। लिखना है, लिखने के लिए दे रहा कुछ, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, सब डिफॉल्ट चलाना है। इतना कस्टमाइज नहीं करते सॉफ्टवेयर को, कस्टमाइजेशन चक्कर में चलना बंद हो जाएगा वो।
जो बता रहा है कस्टम वही वो स्टैंडर्ड होता है उसका। क्या होता है कि जब भी आप सर्वर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, सर्वर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चलाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको सर्वर की नॉलेज नहीं है आप कस्टम नहीं चला सकते। कब क्या बंद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। मोंगोडीबी कंपास ये इंटरफेस है मोंगोडीबी कंपास। कहाँ यूज होता है मुझे दिखाना एक बार। क्लाइंट के बीच में और ये रैम के बीच में ये यूज होता है रेडिस सर्वर। एपीआई और रेडिस के बीच में होता है। ये लोकल डेटाबेसेस, ये लोकल है। हाँ, वो लोकल डेटाबेसेस होते हैं। जैसे क्या होता है मान लो गूगल है, ठीक है। गूगल के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है। हम एज अ क्लाइंट गूगल से कोई क्वेरी करते हैं, ठीक है। तो उस क्वेरी को वो उस डेटाबेस पे लेके जाता है, वहां से जो भी रिस्पॉन्स होता है वो लेकर के आपको दे देता है। अब दिक्कत क्या होती है कि मेरे एंड से जो मेरे मेरे एरिया में कई सारे अलग अलग क्वेरीज गूगल को जाते हैं, है ना। अब गूगल के पास, गूगल तो बहुत बड़ी कंपनी है, सर्वर का सेटअप उसका बहुत बड़ा होता है। लेकिन मान लो कोई ऐसी कंपनी जो उतना बड़ा सर्वर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके पास सर्वर की लिमिटेशंस है ना। तो वो क्या करता है, वो आपके पब्लिक सर्वर बनाने की बजाय वो एक पब्लिक सर्वर रखता है, और उस पब्लिक सर्वर के साथ साथ एक वो लोकल सर्वर भी आपको प्रोवाइड कर देता है। लोग जो भी आपकी जनरल क्वेरीज होती है, जनरल क्वेरी को वो लोकल सर्वर से सॉल्व करता है बीच में, जिसको हम कैशे बोलते हैं। कैशे इसलिए क्योंकि वो स्टोर करके रखता है उस क्वेरीज को। जब मैंने क्वेरी करी कोई, वो क्वेरी वहां से उठा के लेके आएगा, आंसर को यहाँ सेव कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं वही क्वेरी करूंगा तो मैं वहां पे लेने की बजाय यहीं से उसको सॉल्व करके दिखा देगा। इससे सर्वर का लोड कम हो जाता है, समझे। और सर्वर ज्यादा फास्ट होता है। ये करता है रेडिस, समझ आई। तो ये सर्वर का लोड कम करने के लिए होता है। ये बहुत सारी कंपनीज करते हैं। चलिए, ये कंपास आ गया सबका, ठीक है। सर्वर इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं दिख रहा? चेक कर, इंस्टॉल नहीं हुआ है। ये कंपास जब आप इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐड न्यू कनेक्शन का ऑप्शन दिखता है। यहाँ बीच में ही दिखेगा ऐड न्यू कनेक्शन, राइट। आपको कनेक्शन पहले बनाना होता है। एसक्यूएल भी आपने यूज किया तो पहले कनेक्शन ही बनाया था। कनेक्शन पे क्लिक करना है, कोई पासवर्ड नहीं, कुछ नहीं। आपको पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने पूछा ही नहीं ना। ये बिना पासवर्ड के ही कनेक्शन बना सकता है। तो अभी मैंने कनेक्ट किया तो सबसे पहले इसने दिया यूआरआई। यूआरआई का मतलब सर्वर का यूआरएल, है ना। सर्वर कौन सा है? लोकल होस्ट। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सर, लोकल होस्ट के बाद में कोलन के बाद जो लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट। सर्वर का पोर्ट। जैसे आप एसक्यूएल यूज करते हैं तो वहां लिखा था 3306। 3306 क्या है? पोर्ट नंबर। हर एक सर्वर का अपना ही पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर है। बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहां से कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करते ही
ये आपको यहाँ पे एक इस तरह का लोकल होस्ट दिखाएगा, ठीक है। और लोकल होस्ट का यहाँ पे कनेक्शन है, ये कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सर्वर को कनेक्ट कर देगा, है ना। एंड यू कैन सी ऑल द डेटाबेसेस विच इज क्रिएटेड इन दिस कनेक्शन। ये जो आपका सर्वर है, इसमें जो जो कनेक्शंस बन रखे हैं, जो जो डेटाबेसेस बन रखे हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो दिख रहा है, ये सभी डेटाबेस की लिस्ट है। कॉलेज डीबी आपको आई थिंक एक दो मिल सकते हैं, लाइक लोकल जो एग्जाम्पल डेटाबेस है ना। हर एक सर्वर के पास एक एग्जाम्पल डेटाबेस होता है, तो एग्जाम्पल डेटाबेस में यहाँ आपको लोकल मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं मिलेगा, वो सब एडमिन मिल जाएगा शायद। ये दो डेटाबेसेस बने होते हैं पहले से, लोकल और एडमिन। क्या टाइम लग रहा है? अच्छा। उसका कैसे जल्दी होगा? नया लैपटॉप लेके आए क्या? चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। जैसे एसक्यूएल आप यूज करते हैं, तो एसक्यूएल में सबसे पहले होता है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं? डेटाबेस के अंदर स्कीमा, स्कीमा के अंदर टेबल, है ना। और टेबल में आपके रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें पहले होता है डेटाबेस, फिर होते हैं आपके कलेक्शंस। यहाँ स्कीमा नहीं होता, यहाँ पे कलेक्शन होता है। और कलेक्शन के अंदर होता है डॉक्यूमेंट। ये फॉर्मेट ये यूज करते हैं, ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन, जिसको हम यहाँ पे टेबल बोलते हैं, वो यहाँ पे स्कीमा यूज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि नो एसक्यूएल जो है वो स्कीमा लेस डिजाइन है। नो एसक्यूएल इज एन स्कीमा लेस डिजाइन, उसमें स्कीमा नहीं होते, है ना। तो स्कीमा को हटा दिया इसने, टेबल की जगह पे इसने कलेक्शन डाल दिया। तो जैसे वहां टेबल होते हैं, यहाँ पे कलेक्शन होता है। और टेबल का फॉर्मेट रोज एंड कॉलम का होता है, और यहाँ पे डेटा स्टोर करने का फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स का होता है। आप डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा स्टोर कर, इनको हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट को अभी हम लोग यूज करेंगे। क्वेरीज, कुछ क्वेरीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप लोग ट्राई करना जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ बेसिक क्वेरीज हैं, जैसे सबसे पहले यूज डेटाबेस। जिस भी डेटाबेस को, सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, जिस भी डेटाबेस को क्रिएट करना हो या फिर यूज करना हो, सिलेक्ट करना हो, दोनों केसेस के लिए एक ही क्वेरी काम करती है, यूज डेटाबेस, है ना। डेटाबेस मतलब डेटाबेस का नाम, जो भी नाम होगा आपके डेटाबेस का वो लिख देना। तो टू क्रिएट एंड सिलेक्ट, टू क्रिएट एंड सिलेक्ट डेटाबेस इज यूज बाय दिस क्वेरी। क्वेरी क्या है? यूज डेटाबेस का नाम। तो अगर आपको क्रिएट भी करना हो, तो यहाँ क्रिएट नाम की कोई क्वेरी नहीं होती, यहाँ क्वेरी का नाम क्रिएट नहीं होता। यहाँ पे क्वेरी का नाम होता है यूज। यूज से आप क्रिएट भी कर सकते हैं, और यूज से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं।
जैसे वहां पे सिर्फ आप सिलेक्ट करने के लिए यूज क्वेरी का यूज करते है ना। जब डेटाबेस हमें सिलेक्ट करना होता था तो हम यूज क्वेरी का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए दोनों केसेस में एक ही क्वेरी काम करेगी, यूज। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेरीज मोंगोडीबी की है वो एक्चुअली क्वेरी जैसा है ही नहीं। ये क्वेरी जैसा नहीं है, ये फंक्शन जैसा है। ये मोर लाइक अ फंक्शन, जैसे आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन यूज करते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, क्लासेस यूज करते हैं, ये उस तरह की क्वेरी चलाता है। मतलब ये वो क्वेरी नहीं है जो आप एसक्यूएल में लिखते हैं, है ना। ये मोर ऑफ लाइक अ फंक्शन, ये फंक्शन की तरह क्वेरी को रन करता है। ठीक है। तो जैसे आप डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, मान लो आपने यूज किया, किसी डेटाबेस का नाम लिखा, जो डेटाबेस सेलेक्ट किया, उस डेटाबेस को हम लोग डीबी ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। डीबी ऑब्जेक्ट नेम है, डीबी का मतलब जो अभी अभी हमारा डेटाबेस सिलेक्टेड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डीबी से। ठीक है। डॉट, अगर इसमें कोई कलेक्शन क्रिएट करना हो तो आप लिखेंगे क्रिएट कलेक्शन। डीबी का मतलब जो डेटाबेस अभी सिलेक्टेड है उसको हम डीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उस डेटाबेस का वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। डॉट क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन का मतलब अगर हमें उस डेटाबेस में कलेक्शन को क्रिएट करना हो तो आप क्रिएट कलेक्शन लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर आप अपने कलेक्शन का नाम देते हैं, जिस नाम से आपको कलेक्शन बनाना है। ठीक है, जिस नाम से आपको कलेक्शन क्रिएट करनी है। डीबी डॉट सॉरी शो डेटाबेसेस, जो भी डेटाबेस मतलब आपने बना रखे उनकी लिस्ट चाहिए तो शो डेटाबेसेस चला सकते हो। ठीक है। शो कलेक्शंस, कलेक्शंस की लिस्ट दिखा सकता है। ठीक है, ये सब आपकी बेसिक क्वेरीज। चलिए ट्राई करें। तो ये आपका कंपास, यहाँ पे मैंने इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर दिया और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। अगर आपका सर्वर कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको ग्रीन सिंबल दिख जाएगा। ठीक है। और अब आपको क्वेरी लिखनी है, कहाँ लिखें? क्वेरी लिखने के लिए ये आपको यहाँ पे एक शेल देता है, ओपन मोंगोडीबी शेल। यहीं पे जहाँ लोकल होस्ट लिखा वहीं पे आप जाएंगे थोड़ा आगे तो 3-4 आइकन दिखेंगे। इस आइकन में एक आइकन है ओपन मोंगोडीबी शेल। इस शेल के ऊपर ही आप अपनी क्वेरी को लिखेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस की लिस्ट चाहिए। ठीक है। तो शो डेटाबेसेस एंटर किया, डेटाबेसेस की लिस्ट आ गई। ठीक है। ये सारे आपके अलग अलग डेटाबेसेस जो यहाँ पे बन रखे हैं वो आप में जो दिख रहा होगा वो देख लेना। ठीक है। जिस डेटाबेस को सिलेक्ट करना है या किसी नए डेटाबेस को क्रिएट करना है, सेम क्वेरी बताई यूज। यूज क्वेरी से आप नए डेटाबेस को बना सकते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों चीजें। जैसे लेट्स से मुझे कोई एक नया डेटाबेस बनाना है, मैंने लिखा यूज। यूज के बाद आपने यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखा
database db _3_30 db3_30 इस नाम से मैंने डेटाबेस बनाया। ठीक है, एंटर किया, डेटाबेस बन गया और यहां पे अब आपको डेटाबेस डीबी का दिख रहा होगा, बट ये डेटाबेस अभी बना नहीं है। बनाने की क्वेरी तो थी ये, लेकिन इससे डेटाबेस बनता नहीं। डेटाबेस तब तक नहीं बन सकता जब तक आपके डेटाबेस में एक कलेक्शन ना बन जाए। मतलब एक डेटाबेस के अंदर एटलीस्ट एक कलेक्शन का होना जरूरी है। तो अभी तक अगर आपने कलेक्शन नहीं बनाया है इस डेटाबेस में, तो आप डेटाबेस आपका बना नहीं है। बन तो गया, सेव नहीं हुआ है काइंड ऑफ। तो सेव होने के लिए एटलीस्ट एक कलेक्शन होना जरूरी है। तो कलेक्शन बनाने के लिए हम लोग db डॉट क्रिएट कलेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अभी लिखा था डीबी का मतलब, डीबी का मतलब जो डेटाबेस सेलेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट है ये। जिस डेटाबेस को आपने सेलेक्ट करके रखा उसका ऑब्जेक्ट नेम है डीबी। ठीक है, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन मतलब उस डेटाबेस के अंदर कलेक्शन को क्रिएट करना है। किस नाम से? ब्रैकेट में आप नाम दे दो। ब्रैकेट में आपने नाम दिया स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज या कुछ भी, अभी फिलहाल एम्प्लॉयज दे देते हैं। आपने डेटाबेस का नाम दिया एम्प्लॉयज, कलेक्शन का नाम, सॉरी। डेटाबेस तो बन गया। डेटाबेस के अंदर जब तक कलेक्शन आप बनाते नहीं तब तक डेटाबेस आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। अब अगर कलेक्शन बन गया और आपको ये रिस्पॉन्स मिल गया OK1, मतलब डेटाबेस के अंदर कलेक्शन बन चुका है। अब वो डेटाबेस आपको आपकी लिस्ट में दिख सकता है यहाँ पे। अगर आपका कलेक्शन नहीं बना होता लिस्ट में दिखता ही नहीं। ठीक है, तो अब कलेक्शन बन गया, तो कलेक्शन बनने के बाद आप इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे जाकर के ये रिफ्रेश का बटन है लोकल होस्ट के राइट हैंड साइड पे, तो आप देखोगे यहाँ db_3_30। ठीक है, यू गॉट द डेटाबेस, यू गॉट द कलेक्शन। ठीक है, एटलीस्ट वन कनेक्शन मस्ट बी क्रिएटेड विद द डेटाबेसेस, एटलीस्ट वन, अदरवाइज डेटाबेस विल नॉट बी क्रिएटेड एनी, बनेगा ही नहीं। जैसे डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में क्या होता है कि पहले की बनती है, की के साथ वैल्यू होता है। अगर की हमने बना दी, वैल्यू नहीं बनाया, तो वो की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सेम है यहाँ पे, तो आपने डेटाबेस बनाया, कलेक्शन नहीं बनाया, तो डेटाबेस एक की है इसका और उस की वैल्यू है कलेक्शन। ठीक है, बात समझे? चलिए, आप शो कलेक्शन से आप अपने कलेक्शंस की लिस्ट देख सकते हैं। जो डेटाबेसेस आपने सेलेक्ट कर रखा है उस डेटाबेस के सारे कलेक्शंस की लिस्ट आपको देखनी हो तो आप यूज करेंगे शो कलेक्शंस। शो कलेक्शंस में अभी एक ही कलेक्शन है एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, समझ आया? तो ये मोर ऑफ लाइक अ फंक्शन है। आपको लग रहा होगा कि आप क्वेरी नहीं लिख रहे हैं, आप फंक्शन कॉल करा रहे हैं। इसमें सारी क्वेरी फंक्शंस के फॉर्म में ही रन होती है। और एक बात और ध्यान रखना है कि मोंगोडीबी की जो क्वेरीज हैं वो सभी केस सेंसिटिव हैं, इसलिए आपको सजेशन देता है। इसलिए आपको सजेशन देता है ये, क्योंकि इन इसकी जो भी आप फंक्शन है या जिसको आप क्वेरी बोल रहे हैं वो क्वेरी केस सेंसिटिव है। तो आप ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते, आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ कैपिटल लेटर है कहाँ स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें सजेशन से उठानी है। ठीक है, जो ऑटो सजेशंस आते हैं उनसे आपको वहां से टैब लगा करके आप वहां से उठा सकते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू। हम्म
Verify that you have sufficient privilege to start. एडमिन से अरे अपने कितने बार चला रखा है कितनी बार चल रहा है बहुत बड़ी चला रही है अभी चल रहा है यहाँ चल रहा है यहाँ भी चल रहा है भी है भी है इंस्टॉल तो हो ही गया था इतनी बार इंस्टॉल क्यों कर रहे हो मैंने पहले भी बोला आपको कि आपको पहले सर्वर इंस्टॉल करना है आपने पहले कंपास इंस्टॉल कर दिया पहले ध्यान दिया करो मैं क्या कह रहा हूँ दो फाइल जो डाउनलोड हुई है पहले सर्वर की फाइल इंस्टॉल करनी थी ये आपकी कंपास की फाइल थी ये आपका सर्वर का फाइल पहले इसको इंस्टॉल करना था फिर इसको इंस्टॉल